नमस्कार लिसनर्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या की जो मुझसे, आपसे, पूरी दुनिया से जुड़ी हुई है। लेकिन इस समस्या को बताने के पहले मैं आपको कुछ घटनाओं की बात करना चाहूँगा। जून माह धीरे धीरे ख़त्म होने जा रहा है, अर्थात आषाढ़ का महीना ख़त्म होने जा रहा है। लेकिन भारत के बुंदेलखंड से लेके देश के अलग अलग हिस्सों के लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। इसके साथ साथ पूरी दुनिया में, चाहे पाकिस्तान का कराची हो या दक्षिण अफ्रीका का शहर केप टाउन, पीने के पानी को लेके हाहाकार मची हुई है। कहीं सूखा है तो कहीं बाढ़ है। धरती के फेफड़े कहे जाने वाले अमेजन रेन फॉरेस्ट अर्थात अमेजन वर्षा वन धधक रहे हैं। साथ ही साथ भारत के उत्तराखंड से लेके जो उत्तर पूर्व के राज्यों के वन भी हैं, उनमें भी आग लगी हुई है। चारों ओर कहीं बाढ़, कहीं सुनामी और कहीं तूफान आ रहे हैं। पृथ्वी के ध्रुवों पर जमी बर्फ धीरे धीरे पिघल रही है। मुंबई शहर को तीन तरफ से छूने वाले अरब सागर का जलस्तर बढ़ रहा है और बढ़ता जलस्तर चंद वर्षों में मुंबई का नामो निशान मिटा सकता है। साथ ही दुनिया के कई बड़े बड़े शहर जैसे जकार्ता, मैक्सिको, कोलकाता, मियामी या फिर कुछ देश जैसे मालदीव दिन पर दिन डूबते जा रहे हैं। करोड़ों ऐसे लोग हैं जो इन शहरों में रहते हैं। उनके बारे में कभी आपने सोचा, अगर आपका शहर डूबेगा तब आप कहाँ जाएंगे? जरूर सोचिए, जरूर सोचिए। आज हम लोग एक ऐसी स्थिति पर खड़े हुए हैं जिसमें चारों तरफ बहुत ही घोर संकट है। हम पृथ्वी पर करोड़ों साल से जीवन के रूप में सांस ले रहे थे। हमारे पूर्वज, हमारे पेड़ पौधे, हमारे सभी जीवित जीव जंतु, पौधे। लेकिन बीते 200-250 सालों में इंसान के कारनामों ने हमारे इस ग्रह को मुश्किल में डाल दिया। अब धरती के अस्तित्व तत्व पर ही खतरा मंडराने लगा है और इसकी सबसे बड़ी वजह है क्लाइमेट चेंज अर्थात जलवायु परिवर्तन। इसकी चर्चा हर जगह हो रही है। इसका क्या असर पड़ रहा है मेरे, आपके या आपके अपनों पर, आज मैं यही बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, पिछली कुछ सदियों से हमारी जलवायु में धीरे धीरे बदलाव हो रहा है। यानी दुनिया के विभिन्न देशों में सैकड़ों सालों से जो औसत तापमान बना हुआ था वह अब बदल रहा है। अगर देखा जाए तो पृथ्वी का औसत तापमान अभी लगभग 15 डिग्री सेल्सियस है। हालांकि भूगर्भीय प्रमाण बताते हैं कि पूर्व में ये काफ़ी कम रहा है। लेकिन अब सवाल उठता है कि जब ये पहले कम रहा है और अब एकदम बढ़ने लगा है तो क्या है इसकी वृद्धि की वजह जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मौसम की अपनी खासियत होती है, लेकिन अब चूंकि मौसम भी बदल रहा है, आपने देखा होगा गर्मियां बहुत लंबी लंबी होती जा रही हैं, सर्दियां छोटी होती जा रही हैं और बारिश कुछ ही महीनों तक सिमट के रह गई है। पूरी दुनिया में ऐसा ही कुछ पैटर्न देखने को मिल रहा है। दोस्तों, यही है जलवायु परिवर्तन अर्थात क्लाइमेट चेंज। अब सवाल उठता होगा आपके मन में कि ऐसा क्यों हो रहा है? जवाब भी किसी से छिपा हुआ नहीं है और मेरी और आपकी जुबान पर होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो अब ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? तो आप ये तो जानते ही हैं कि पृथ्वी पर प्रकाश और गर्मी सूरज से प्राप्त होती है, अर्थात सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। पृथ्वी का वातावरण जिस तरह से सूर्य की कुछ ऊर्जा को ग्रहण करता है उसे ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। हम और सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हमारी पृथ्वी के चारों तरफ एक वायुमंडल पाया जाता है और उसी वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों की एक परत होती है। इन गैसों में, ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, जलवाष्प आदि शामिल हैं। ये ग्रीन हाउस गैस सूर्य की अधिकतर उस ऊर्जा को सोख लेती हैं जो धरती पर गिरने के बाद इंफ्रारेड रेडिएशन के रूप में वापस जाने की कोशिश करती है और उस ऊर्जा को पृथ्वी की सतह तक पहुंचाती हैं। इसके कारण पृथ्वी की सतह गर्म रहती है। अगर यह सतह भी न होती दोस्तों, ये गर्म सतह न होती तो धरती लगभग 30 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा ठंडी होती, अर्थात हमारी धरती का तापमान -30 डिग्री सेल्सियस होता। मतलब साफ है कि अगर ग्रीन गैस हाउस गैसें नहीं होती तो पृथ्वी पर जीवन भी नहीं होता।
खेती भी अच्छे से ना हो पाती और दुनिया के इतने सारे लोगों का पेट कैसे भरता। तो इसका मतलब जिन ग्रीन हाउस गैसों को खलनायक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है वो तो हमारे लिए बहुत जरूरी है, हाँ बिल्कुल हैं, लेकिन तभी जब इनकी मात्रा पर्यावरण में संतुलित हो। दोस्तों, समस्या कब पैदा हुई? जब इंसानी गतिविधियों से कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या और ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा वातावरण में धीरे धीरे बढ़ने लगी। और जब ग्रीन हाउस गैस की मात्रा बढ़ी तो यह सूरज की ज़्यादा ऊर्जा को सोखने लगी और इस तरह पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगा और धरती का तापमान बढ़ना, अर्थात इसी को कहा गया ग्लोबल वार्मिंग, या हम और सामान्य भाषा में कह सकते हैं धरती को बुखार आने लगा। और यही जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेवार है। दुनिया के वैज्ञानिकों का मानना है कि हम लोग उद्योगों और कृषि के जरिए या अपनी रोजमर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो गैसें वातावरण में छोड़ रहे हैं उन्हें वैज्ञानिक कार्बन उत्सर्जन या कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं। ज़्यादा उत्सर्जन से ग्रीन हाउस गैसों की परत रोज मोटी दर मोटी होती जा रही है। ये मोटी परत सूर्य से धरती पर जो रेडिएशन आता है और वो रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन, जब वापस जाने को धरती की सरफेस से वापस ऊपर लौटता है सूरज की तरफ, तो इसे यह कैप्चर कर लेती हैं, अर्थात इसे ग्रीन हाउस गैस सोख लेती हैं। ग्रीन हाउस गैस में दोस्तों सबसे खतरनाक है कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और यह कार्बन डाइऑक्साइड लंबे समय तक पर्यावरण में रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड कब बनती है? जब हम जीवाश्म ईंधन अर्थात फॉसिल फ्यूल जलाते हैं, मसलन कोयला, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल आदि आदि। जंगलों की कटाई अर्थात डिफॉरेस्टेशन ने इस समस्या को और भी बढ़ा दिया है। जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पेड़ पौधे सोखते थे वो भी अब कम हो गई है, अर्थात वह वातावरण में घुल रही है क्योंकि पेड़ पौधों की संख्या कम हो गई है। मानवीय गतिविधियों से दूसरी ग्रीन हाउस गैस जैसे मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का भी उत्सर्जन बढ़ा है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में इनकी मात्रा कम बढ़ी है। 1750 में औद्योगिक क्रांति के बाद कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर 30% से अधिक बढ़ा। इसका मतलब है कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड अभी है उतना पृथ्वी के 8 लाख साल के इतिहास में कभी नहीं रहा। मीथेन का स्तर 140% से अधिक बढ़ा है और इसकी वजह से तापमान बढ़ रहा है और इसके सबूत हैं विश्व मौसम विज्ञान संगठन के आंकड़े। उनके अनुसार 19वीं सदी के तापमान के आंकड़े बताते हैं कि पिछले 100 साल में पृथ्वी का औसत तापमान 0.8 डिग्री सेल्सियस बढ़ा और इस तापमान का 0.6 डिग्री सेल्सियस तो पिछले 3 दशकों में ही बढ़ा है। उपग्रह से प्राप्त आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ दशकों में समुद्र के जल स्तर में सालाना 3 मिलीमीटर की बढ़ोतरी हुई। सालाना 4% अर्थात 4% की दर से ग्लेशियर भी पिघल रहे हैं। 2013 में जलवायु परिवर्तन पर एक अंतर्राष्ट्रीय समिति ने कंप्यूटर मॉडलिंग के आधार पर संभावित हालात का पूर्वानुमान लगाया और वर्ष 1850 की तुलना में ये देखा जा रहा है कि 21वीं सदी के अंत तक पृथ्वी का तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। अगर यह बदलाव कहीं 2 डिग्री तक हो गया मतलब हम बर्बादी के मुहाने पर होंगे और बढ़े तापमान की वजह से हमारे ग्लेशियर पिघलेंगे जिसको हम बढ़ते जल स्तर के तौर पर देख सकते हैं और उसकी वजह से जितने भी समुद्र तटीय देश हैं या शहर हैं वो डूबेंगे। 2005 से 2015 के बीच हर साल समुद्र के जल स्तर में 3 से 6 मिलीमीटर की वृद्धि दर्ज की गई। अगर ये यूं ही बढ़ता रहा तो दुनिया के कई देश समुद्र में समा सकते हैं। बढ़ते तापमान का असल में असर क्या होगा इस पर अभी देखना और भी बाकी है, लेकिन ये तो पक्की बात है कि मौसम में अप्रत्याशित बदलाव देखा जा रहा है जिससे पीने के पानी में कमी हो रही है, खाद्यान्न उत्पादन में कमी आ रही है, बाढ़, तूफान, सूखा और गर्म हवाएं, बेमौसम बारिश, सुनामी, महाचक्रवात चलने की घटनाएं बढ़ रही हैं। लाभकारी कीट जिन्हें हम मधुमक्खी या फिर तितलियां या और कीट पतंगे जो हमारे किसानों को लाभ पहुंचाते हैं इनकी संख्या घट रही है और हानिकारक कीट जैसे
कॉकरोच या फिर लोकस्ट, टिड्डे, इनकी संख्या बढ़ रही है। सबसे ज़्यादा असर गरीब मुल्कों पर पड़ सकता है। इंसानों और जीव जंतुओं की ज़िंदगी पर भी खास असर पड़ेगा। खास तरह के मौसम में रहने वाले पेड़ और जीव जंतुओं के विलुप्त होने का खतरा बढ़ जाएगा। जैसे पोलर बियर जो कि आइस में रहता है, बर्फ में रहता है, उसके विलुप्त होने का खतरा भी बढ़ जाएगा। इसके अलावा पेंगुइन के साथ भी यही स्थिति हम देख सकते हैं। जलवायु परिवर्तन का असर मनुष्यों के साथ साथ वनस्पतियों और जीव जंतुओं पर भी देखने को मिलेगा। पेड़ पौधों पर फूल और फल समय से पहले लग सकते हैं और कई प्रकार की चिड़ियाँ अपने अंडे समय से पहले दे देंगी। जानवर अपने क्षेत्रों से पलायन कर दूसरी जगह जा सकते हैं। दोस्तों, हालात बहुत ख़राब हैं। करोड़ों जिंदगियां दांव पर लगी हुई हैं और हो सकता है कि आज आप पर जलवायु परिवर्तन का सीधा असर ना पड़ रहा हो, लेकिन हम जिस तरफ जा रहे हैं आप भी इसकी चपेट में निश्चित ही आएंगे। अब सवाल उठता है कि ऐसे में हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे कि कार की बजाय साइकिल से चलें, विमान की बजाय ट्रेन से चलें, नई नई चीज़ों को खरीदने से बचें और जो खराब हो गई चीज़ें हैं उनको सही करा के दोबारा इस्तेमाल करें। जन्मदिन, शादी की वर्षगांठ, तीज त्यौहार जैसे प्रमुख उत्सवों पर हम पेड़ों को लगाएं और पेड़ों को बांटें। घर में अगर हमारे जो ट्रेडिशनल बल्ब या सोडियम लैंप उपयोग हो रहे हैं तो उनके स्थान पर हम एलईडी बल्बों का उपयोग करें। अपने घरों में जो भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं उनमें स्टार रेटिंग वाले एसी, फ्रिज या कूलर का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। जब ज़रूरत ना हो तब हम अपने कमरे से जब बाहर जाएं तो बिजली को बंद कर दें। वॉशिंग मशीन से कपड़े धोने के बाद हम ड्रायर से न सुखा के सनलाइट में सुखाएं। अपने घर में छत पर फोटोवोल्टेइक पैनल लगाएं और उससे अक्षय ऊर्जा के रूप में सूर्य की रोशनी से बिजली बनाएं। अपने घर में इंसुलेशन सिस्टम लगाएं जिससे कि आपके घर सर्दियों में जल्दी ठंडे ना हो और गर्मियों में जल्दी गर्म ना हो। इसके अलावा हम वाटर हीटर का भी इस्तेमाल करके पानी को गर्म करके अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। अपने आसपास का लोकल फूड को खरीदें और ना केवल खरीदें ही बल्कि उसके लिए दुनिया में प्रचार प्रसार करें, अर्थात वोकल भी बने। जंक मेल से बचें। 2 बच्चे के आसपास अपने परिवार को सीमित रखें। A4 पेपर पर दोनों तरफ लिखें और रिसाइकिल पेपर का इस्तेमाल करें। सब्जी या कोई ज़रूरी सामान लेने के लिए हम क्लॉथ बैग का इस्तेमाल करें। प्लास्टिक के इस्तेमाल को टाटा बाय बाय करें। कम से कम मीट खाएं, अधिक से अधिक शाकाहारी बने। पेड़ पौधे खूब लगाएं और पेड़ पौधे के रूप में कार्बन क्रेडिट कमाएं। साथ ही सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें अपने आप को इस प्रकार से समाज को जागरूक करना है जिससे कि भविष्य में जो चुनाव हों और राजनेता इन चुनावों में पर्यावरण और स्वास्थ्य को भी अपने चुनाव के वादों का हिस्सा भी बनाएं।